यह कहानी केवल श्रीलंका तक ही सीमित रहती। कई लोगों का मानना है कि यह फैसला भारत की सबसे बड़ी गलती थी। अक्टूबर 1990 की बैठक में प्रभाकरण ने अपने सबसे महत्वपूर्ण सैनिकों को एक काम सौंपा, राजीव गांधी की हत्या। बम पहनने की जिम्मेदारी एक लड़की धानु ने ली थी। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बस उस क्षण का इंतजार था जब वे अपने खतरनाक योजना को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने 2-3 बार प्रयास भी किया। यह इस बात का सबूत था कि धानु किसी के भी करीब आसानी से पहुंच सकती थी। 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा की तरह एक साधारण राजनीतिक रैली के लिए निकले। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर जगह अफरा तफरी मच गई। एक विस्फोट हुआ जिसने 18 लोगों को चौंका दिया। पूरा मैदान आग, धुआं और चीख पुकार से भर गया। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में भारी सुरक्षा के बीच भारत के प्रधानमंत्री की निर्मम हत्या कर दी गई। यह पहली बार था जब किसी राजनीतिक हत्या के लिए मानव बम का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस हत्या को भारत की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। अक्टूबर 1990 श्रीलंका के जाफना के जंगलों में एक विशेष बैठक बुलाई गई। उस समय भारत में V.P. सिंह की सरकार थी, लेकिन यह अफवाह थी कि यह सब जल्द ही बदल सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी एक बार फिर सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन यह श्रीलंका के लोगों के लिए बुरी खबर थी। इसीलिए उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगले महीने के भीतर V.P. सिंह की सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव करीब आ गए। यह पूरी तरह संभव था कि राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले थे और लोगों को लगा कि उनके लिए एक ही रास्ता बचा था, राजीव गांधी की हत्या। लेकिन इस चुनाव का श्रीलंका से क्या संबंध था? इसे समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। श्रीलंका और भारत का बहुत पुराना इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के कुछ इलाकों में तमिलनाडु के राजाओं का शासन था। लेकिन 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस देश को लगभग 26 वर्षों तक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया और इसकी भारी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ी। 1956 के बाद तमिलों के खिलाफ भेदभाव धीरे धीरे शुरू हुआ। उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वे सिंधला भाषा में नौकरी नहीं पा सकते थे। उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। तमिल भाषा में किताबें, समाचार पत्र, सभी प्रकार के मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहीं से वह गुस्सा शुरू हुआ जो एक खतरनाक गृह युद्ध का रूप ले लिया। अपने अधिकारों के लिए कई तमिलों ने हथियार उठा लिए। कई अलग अलग सैन्य संगठनों का गठन हुआ। उनमें से एक था LTTE, तमिलों का सबसे खतरनाक सैन्य समूह। 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने माना कि तमिलों के लिए अपने अधिकारों के लिए हिंसा का रास्ता चुनने का समय आ गया है। यहीं से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या LTTE की शुरुआत हुई। प्रभाकरण ने LTTE को एक सैन्य संगठन की तरह बनाया जिसमें आत्मघाती हमलावरों की एक पूरी टीम थी जिसे आर्मी, नेवी और यहां तक कि ब्लैक टाइगर्स कहा जाता था। उन्हें गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें सिखाया गया था कि जंगल में छिपकर कैसे लड़ना है ताकि कोई उन्हें खोज ना सके। LTTE का अपना झंडा और अपना राष्ट्रीय चिन्ह था। यहां तक कि उन्होंने जल्द ही श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। हमलों के दिन ही कई राजनेताओं की हत्या कर दी गई। आत्मघाती हमले और रोजमर्रा के हमले तेजी से बढ़ रहे थे। श्रीलंका गृह युद्ध के बीच था और इसका सबसे भयानक रूप ब्लैक जुलाई था। यह श्रीलंका के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला था। बड़ी संख्या में सिंहली लोगों ने तमिलों पर हमला करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि लगभग 3000 तमिल मारे गए थे। 23,000 घर और दुकानें जला दी गईं। कई परिवारों को जिंदा जला दिया गया। 1 लाख से अधिक तमिलों को उनके घरों से बेदखल किया गया। स्थिति इतनी भयावह थी कि लगभग 5 लाख तमिलों को श्रीलंका छोड़ना पड़ा। उस समय
श्रीलंका में तमिलों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। श्रीलंकाई सेना कभी भी उन पर हमला कर देती थी। आसमान से बम बरसाए जाते थे। उन्हें राशन, पानी, चिकित्सा सुविधा कुछ भी नहीं मिल पाता था। और इसी समय उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर भारत में कई लोग एलटीटी के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे थे। सिर्फ इसी कारण से नहीं, बल्कि देश के भीतर से भारतीय सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा था कि वह कार्रवाई करे और लोगों की मदद करे। कुछ सिद्धांतों के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस घटना का उपयोग श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए करना चाहती थी। कहा जाता है कि उन्होंने एलटीटी को कई तरह से समर्थन दिया। भारत में एलटीटी के लिए कई प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए। लेकिन 1984 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी इस विचार से सहमत नहीं थे। वह वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते थे। बढ़ती हिंसा को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने 1987 में श्रीलंकाई सरकार के साथ समझौता किया, जिसे भारत श्रीलंका समझौता कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंकाई सरकार तमिलों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसके लिए भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ को श्रीलंका भेजा गया ताकि एलटीटीई और श्रीलंकाई सेना के बीच शांति स्थापित की जा सके। लेकिन यह योजना पूरी तरह विफल रही, क्योंकि यह समझौता एलटीटीई के लिए धोखा था। उन्हें लगा कि इस समझौते में उनकी राय को नजरअंदाज किया गया है, उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। उन्हें लगा कि भारतीय सेना की मौजूदगी का मतलब है कि एलटीटीई को भारत से खतरा है। एलटीटीई ने भारतीय सेना को अपना दुश्मन मान लिया। उनका काम था युद्ध को रोकना, लेकिन अब वे खुद युद्ध में शामिल हो गए थे। एलटीटीई ने भयंकर हमला शुरू कर दिया। अगले दिन दोनों पक्षों के सैनिक मारे जा रहे थे। स्थिति और भी खराब हो रही थी। भारत एक ऐसे युद्ध का हिस्सा बन गया जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। 1989 वी डॉन पी सिंह ने राजीव गांधी की जगह प्रधानमंत्री का पद संभाला और आईपीकेएफ को श्रीलंका से वापस बुलाने का फैसला किया गया। लेकिन इसके बाद भी एलटीटी नेता प्रभाकरण को डर था कि अगर राजीव गांधी फिर से सत्ता में आए तो वह दोबारा आईपीकेएफ भेजकर एलटीटी के खिलाफ अभियान शुरू कर सकते हैं। और उनकी राजीव गांधी के प्रति नफरत भी खत्म नहीं हुई थी। अंततः अक्टूबर 1990 में प्रभाकरण ने तय किया कि अब राजीव गांधी से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अक्टूबर 1990 की बैठक में प्रभाकरण ने अपने सबसे खास सैनिकों को एक काम सौंपा, राजीव गांधी की हत्या। दिसंबर 1990 में प्रभाकरण की टीम मद्रास पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय समाचार एजेंसियों के फोटोग्राफरों को अपने साथ मिला लिया। उनका काम था राजीव गांधी की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखना। रैली की सुरक्षा, आगमन का समय, मार्ग, सब कुछ। 1991 की शुरुआत में बम बनाने की तैयारियां शुरू हुईं। एक यू बम जैकेट तैयार की गई जिसमें 80 ग्राम आरडीएक्स ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। इसको ब्लास्ट करने के लिए एक बटन लगाया गया। इस बम को पहनने की जिम्मेदारी धन्नू नाम की लड़की ने ली, जो एलटीटी के ब्लैक टाइगर दस्ते की सदस्य थी। उसकी योजना इतनी खतरनाक और चालाक थी कि उसने इसे 2-3 बार आजमाया भी था। उसने कुछ मंत्रियों की रैलियों में इसकी प्रैक्टिस की थी, जिनमें से एक थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह। यह साबित हो गया था कि धनु किसी के भी करीब बिना किसी समस्या के पहुंच सकती थी। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब बस उस पल का इंतजार था जब वह अपनी खतरनाक योजना को अंजाम दे सके। फिर उसे पता चला कि राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में एक रैली करेंगे, जहां सुरक्षा कम थी। यह उसका मौका था। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर रैली के दिन धन्नू को भीड़ के बीच से भेजा गया। उस रैली में एलटीटी के 4 और सदस्य थे, जिनमें से एक था हरि बाबू, जिसका काम था फोटो खींचना। भाषण के बाद धनु फूलों की माला लेकर राजीव गांधी के पास पहुंची। जैसे ही उसे मौका मिला, विस्फोट इतना भयंकर था कि राजीव गांधी और उनके आसपास के लोगों के शरीर के टुकड़े बिखर गए।
उस हादसे में 18 लोगों की जान गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ खून और बिखरे हुए शव नजर आ रहे थे। धनु के शरीर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और बाकी लोगों को अस्पतालों में भेजा गया। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई और पूरा देश शोक में डूब गया। यह पहली बार था जब भारत में किसी राजनेता की हत्या के लिए आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल हुआ था। यह भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला था। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तमिलनाडु भेजा गया और जल्द ही उन्हें इस मामले का सबसे बड़ा सुराग मिला। हरि बाबू, जो हत्या के वक्त धनु के साथ था, उसका कैमरा विस्फोट में नहीं जला था। कैमरे से मिली तस्वीरों में एलटीटी का पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। तस्वीरों में धनु और उसके एलटीटी साथियों की पहचान साफ हो गई। इसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हर एलटीटी समर्थक को गिरफ्तार किया जा रहा था। अंततः अगस्त 1991 में इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड सिवारासन बेंगलुरु में पकड़ा गया। पुलिस ने उसके घर को घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, सिवारासन ने आत्महत्या कर ली। राजीव गांधी की हत्या की जांच यहीं समाप्त हो गई, लेकिन इस हत्या ने तमिलनाडु और एलटीटीई के संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलटीटीई को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। श्रीलंका में एलटीटीई के खिलाफ संघर्ष जारी था। आखिरकार 2009 में एक सैन्य अभियान में श्रीलंकाई सरकार ने प्रभाकरण को मार दिया और इसके बाद एलटीटीई का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह कहानी शायद श्रीलंका तक ही सीमित रहती अगर भारत ने आईपीकेएफ के साथ अपनी सेना वहां न भेजी होती। कई लोगों का मानना है कि यह भारत की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से कई सैनिकों की जान गई, भारत के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ और श्रीलंका के साथ रिश्ते लंबे समय तक खराब रहे। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और अनकही कहानियों के लिए नॉलेज वर्स को सब्सक्राइब करें।